स्टूडेंट्स तो आज हम लोग जो है बिहार स्टाफ नर्स का गायनेकोलॉजी टॉपिक से रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्त्री रोग जो है हमारा टॉपिक है आज का। सो अगर आप भी जो है बिहार स्टाफ नर्स के जो है तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रतिज्ञा बैच, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगा। अगर गलती से लाइव क्लास छूट जाता है या किसी भी कारण से तो रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगे। मॉक टेस्ट भी आप लोगों का इसी बैच में इंक्लूड रहेगा और PDF नोट्स मिलेगा जो भी पढ़ाया जाएगा उसका। तो फ़ी जो है सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये है, ठीक है। और बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो बैच को ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना है और राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है। अगर ऐप को क्या बोलते हैं डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग जो है दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को जो है हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग इन ए रिप्रोडक्टिव एज्ड वुमेन। निम्नलिखित में से प्रजनन आयु की महिलाओं में असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? एंडोमेट्रियल कैंसर, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, सर्वाइकल पॉलिप और यूट्रिन फिब्रॉइड। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रजनन आयु की महिलाओं में असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, जो कि मतलब असामान्य, जो कि मतलब क्या कहते हैं, जो कि नियमित ना हो। तो इसका मतलब कि कौन सा जो है सबसे सामान्य कारण इसका क्या है, तो वो है हमारा PCOS, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारा पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिसमें कि क्या होता है कि प्रजनन आयु की महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस का सबसे सामान्य कारण होता है जिससे कि ओव्यूलेशन जो होता है रेगुलर नहीं होता और इस कारण से जो है रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, ठीक है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल नहीं आता या फिर रेगुलर मेंस्ट्रुअल नहीं आता और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो यह स्थिति क्या करता है, तो एंड्रोजन हार्मोन के जो स्तर है उसमें जो है वृद्धि करता है और ओवरियन सिस्ट की उपस्थिति से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे सामान्य कारण क्या है, तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेशन फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र के प्रसार चरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो प्रसार चरण में क्या होता है, तो प्रसार चरण में हमारा सबसे ज़्यादा कौन सा हार्मोन जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है प्रोलिफरेशन फेज के लिए, तो वो है हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। प्रसार चरण में ईस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम की जो परत है उसको मोटा करता है। क्यों? क्योंकि यदि अगर क्या बोलते हैं या एक जो है फर्टिलाइज होता है तो जो भी मतलब भ्रूण का जो भी मतलब वो हो रहा है, प्रत्यारोपण हो रहा है गर्भाशय के अंदर, जो भी वो तैयार रहे, ठीक है। यह हार्मोन ओव्यूलेशन से पहले डोमिनेंट फॉलिकल से सिक्रीट होता है। कहाँ से? तो डोमिनेंट फॉलिकल से सिक्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर सस्पेक्टेड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। संदिग्ध एक्टोपिक गर्भावस्था के लिए पहली जांच क्या होती है? MRI पेल्विस, सीरम बीटा HCG, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोसैल्पिनोग्राफी। तो हमारा सबसे पहला क्या भी अगर मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, हमें संदेह हो रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो सबसे पहला हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वो है सीरम बीटा HCG। अगर प्रेगनेंसी किट आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है HCG, तो वो क्या बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब संदेह की पुष्टि के लिए सबसे पहले किया जाता है, ठीक। यदि अगर गर्भावस्था है लेकिन अल्ट्रासाउंड में गर्भाशय के अंदर भ्रूण नहीं दिख रहा है तो एक्टोपिक की संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जांच करने के लिए हम लोग किससे करते हैं, तो HCG के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में उपयोग किया जाता है? लिवोनोरोजेस्ट्रेल, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, क्लोमिफेन सिट्रेट, एस्ट्राडियोल वैलेरेट।
तो कौन सा जो है एक जो है अगर इमरजेंसी के टाइम पे मतलब अगर क्या बोलते हैं इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि प्रेग्नेंट होने की संभावना है, तो कौन सी पिल्स लेने से जो है वो रोका जा सकता है? तो वो है हमारा लेवेनोजेस्ट्रॉल। ठीक है, लेवेनोजेस्ट्रॉल एक प्रोजेस्ट्रीन है, ठीक, जिससे कि अनवांटेड क्या बोलते हैं अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो उसके 72 घंटे के भीतर जो है इसे लेने से गर्भ धारण का जो भी मतलब संभावना होता है वो कम हो जाता है। यह क्या करता है, तो यह ओव्यूलेशन को रोक देता है और यूट्रस का जो परत है इस तरह से प्रभावित करता है कि जो भी मतलब फर्टिलाइज्ड एग है वो वहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग आरोपित नहीं हो सके, वहाँ पर रुके नहीं, ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन प्लेस करे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इन्वेस्टिगेशन कन्फर्म्स द डायग्नोसिस ऑफ ओवरियन टॉर्सन। ओवरियन टॉर्सन के निदान की पुष्टि किस जांच से होती है? सीटी स्कैन, एमआरआई, ट्रांसवेजाइनल डोपलर अल्ट्रासाउंड, लैपेरोटॉमी। तो ओवरियन टॉर्सन में क्या होता है, तो ओवरियन टॉर्सन में जो भी ओवरी होता है अपने रक्त प्रवाह को खो देता है, ठीक है, अपने जो भी रक्त प्रवाह है उसको खो देता है जो भी ओवरी होता है। तो इसका हम लोग किससे ये करते हैं इसकी पुष्टि, तो उसकी पुष्टि हम लोग ट्रांसवेजाइनल डोपलर अल्ट्रासाउंड से करते हैं, ठीक है, जिससे कि अंडाशय में रक्त प्रवाह की स्थिति हम लोग देख सकते हैं। अगर ब्लड फ्लो कम या फिर एब्सेंट है तो टॉर्सन की पुष्टि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। निम्नलिखित में से कौन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा गर्भाशय के अंदरूनी परत के कैंसर का जोखिम कारक है? अर्ली मीनोपॉज, मल्टीपैरिटी, ओबेसिटी, स्मोकिंग। तो किसके कारण जो है हमारा एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के चांसेस हो जाते हैं, तो वो है हमारा ओबेसिटी, ठीक है। मोटापा के कारण शरीर में क्या होता है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि अगर फैट टिश्यू में एंड्रोजन हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक, तो यह लगातार क्या करेगा, तो ईस्ट्रोजन की उच्च मात्रा एंडोमेट्रियम पर असर डालेगा, जिससे कि क्या होगा, तो कैंसर का खतरा बढ़ता है, ठीक है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स। महिलाओं में निषेचन की सबसे सामान्य जगह कौन सी है? यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इसका तो लगभग सब लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर टेक प्लेस करता है ज़्यादातर फीमेल्स में, तो एम्पुला में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जो है वहीं पर जो है स्पर्म और एग जो है फर्टिलाइज होता है, जिससे कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये ट्यूब जो होता है चौड़ा भाग होता है जहाँ पर आसानी से जो है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ यूट्रिन फिब्रॉइड। निम्नलिखित में से यूट्रिन फिब्रॉइड का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? यूट्रिन फिब्रॉइड क्या होता है, तो गर्भाशय की गांठ, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा इनफर्टिलिटी, पेल्विक पेन, मेनोरेजिया और वेट गेन। तो फिब्रॉइड्स क्या होता है, तो फिब्रॉइड्स गर्भाशय की दीवार में उत्पन्न होने वाली गैर कैंसरजनक गांठें होती हैं, ठीक है, वो गांठें होती हैं बट वो कैंसरस नहीं होती हैं, ठीक है, वो मतलब नॉर्मल गांठें होती हैं, ठीक है। तो ये अक्सर किसको प्रभावित करेगा, तो ये अक्सर एंडोमेट्रियम को जो है प्रभावित करता है, जिससे कि मासिक धर्म के दौरान क्या होगा, तो अत्यधिक रक्तस्राव होगा, जिसको अत्यधिक रक्तस्राव को हम लोग जो है मेडिकल टर्म में मेनोरेजिया कहते हैं, ठीक है। तो इसकी तो क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम अगर जो है प्रभावित होगा तो उससे मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव का वो कारण बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द आइडियल टाइम फॉर पैप स्मीयर स्क्रीनिंग इन वुमेन। महिलाओं में पंप स्मीयर परीक्षण के लिए आदर्श समय कौन सा है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, within 24 hours after intercourse, in mid cycle between periods, after menopause। तो पैप स्मीयर टेस्ट क्या होता है, तो इसमें यूट्रस का जो यूट्रस ग्रीवा होता है, यूट्रस पेल्विक के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो है हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए पैप स्मीयर टेस्ट किया जाता है। इसे कब करना सही समय होता है, तो इसे पीरियड्स ख़त्म होने के 10 से 20 दिन बाद, ठीक है, इन मिड साइकिल बिटवीन पीरियड्स, चक्र के मध्य में
पीरियड्स ख़त्म होने के 10 से 20 दिन बाद जो है इसको करना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि इस समय क्या होता है, तो इस समय ग्रीवा जो है साफ़ होती है, जो भी सर्विक्स होता है वो साफ़ होता है और इन्फेक्शन या फिर ब्लीडिंग की संभावना जो है वो कम होती है। तो इस समय हम लोगों को ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी? महिलाओं में बांझपन का सबसे सामान्य कारण क्या है? ट्यूबल ब्लॉकेज, यूट्रेन मैलफॉर्मेशन, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन और एंडोमेट्रियोसिस। तो महिलाओं में जो है इनफर्टिलिटी की समस्या का सबसे आम कारण क्या है? तो सबसे आम कारण है कि ओव्यूलेशन का ना होना या फिर उसका जो है रेगुलर ना होना, अनियमित ओव्यूलेशन होना, जिसको हम लोग PCOS वगैरह कहते हैं। PCOS या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस या थायराइड संबंधी बीमारियों के कारण जो होता है। तो सबसे सामान्य कारण हमारा क्या है? तो ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए कौन सा टीका उपयोग में लाया जाता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, HPV वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। तो सर्वाइकल कैंसर का सबसे मेन कारण क्या होता है हमारा? जो सबसे प्रमुख कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, HPV। तो इसी के कारण जो है सर्वाइकल कैंसर का ये प्रमुख कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो इससे बचाव के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं? तो इसके बचाव के लिए हम लोग लड़कियों को उनके एडोलेसेंट एज में HPV वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, HPV वैक्सीन दी जाती है, जो कि क्या करता है? तो इस वायरस के उच्च जोखिम प्रकारों से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन काउज कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज? निम्नलिखित में से कौन श्रोणि सूजन रोग की एक सामान्य जटिलता है? यूट्रीन फिब्रोइड्स, सर्वाइकल इरोजन, इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। तो PID में होता क्या है? जो भी मतलब क्या बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलोपियन ट्यूब और ओवरी को क्या करता है? तो वो प्रभावित करता है। ठीक है, इससे ट्यूब में जो है रुकावट आ सकती है, जिससे कि जो अंडाणु, जो भी एग और स्पर्म नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जिससे कि एग और स्पर्म नहीं मिलते हैं और इससे क्या होता है? तो इससे इनफर्टिलिटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा इनफर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि A 30-year-old woman presents with secondary amenorrhea and history of dilation and curettage following a miscarriage. What is the most likely diagnosis? 30 वर्षीय महिला में द्वितीयक एमेनेरिया है और गर्भपात के बाद DNC की गई थी। DNC क्या होता है? तो एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन को हम लोग जो है मेडिकल टर्म्स में DNC कहते हैं। सबसे संभावित निदान क्या है? PCOS, एसेरमन्स सिंड्रोम, सीहान्स सिंड्रोम और हाइपोथायरॉयडिज्म। तो DNC क्या होता है? तो DNC के कारण गर्भाशय का जो अंदरूनी परत होता है, जो भी मतलब इंटरनल लेयर होता है, उसमें चिपकने की संभावना होती है। ठीक है, जिससे कि एंडोमेट्रियम क्या होगा? तो नष्ट हो जाता है और मासिक धर्म बंद हो सकता है। ठीक, तो मासिक धर्म बंद होने की तो इस स्थिति को हम लोग किससे जो है इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? तो एसेरमन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को हम लोग एसेरमन सिंड्रोम कहते हैं। इसके डायग्नोसिस के लिए हाइसेटेरोस्कोपी श्रेष्ठ तरीका होता है। हाइसेटेरोस्कोपी। ठीक है, हाइसेटेरोस्कोपी आप लोग नाम याद रखिएगा कि एसेरमन सिंड्रोम के लिए सबसे अच्छा डायग्नोसिस है हाइसेटेरोस्कोपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ओवरियन ट्यूमर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद सुडोमाइक्सोमा पेरिटोनी? कौन सा डिंब ग्रंथि ट्यूमर सबसे अधिक सुडोमाइक्सोमा पेरिटोनी से संबंधित होता है? सेरस सिटेडोनोमा, म्यूकोनस सिटेडोनोमा, डायसेगेमिनोमा और एंडोमेट्रियो ट्यूमर।
तो क्या होता है, तो हमारा जब क्या बोलते हैं, तो हमारा कौन सा ओवरियन ट्यूमर सबसे अधिक सुडोडेक्समा पेरिटोमी से रिलेटेड होता है, तो वो है हमारा म्यूकेनियस सीटेडोनोमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या होता है, तो म्यूकेनियस ओवरियन ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, जब वो फटते हैं तो जेली जैसे म्यूसिन पदार्थ पेरिटोनियल कैविटी में भर जाता है। कैसा, तो जेली जैसा म्यूसिन। ठीक है, जिसे कि हम लोग सीडोमाइक्सोमा पेरिटोनी कहा जाता है। यह स्थिति फिर क्या करता है, तो यह स्थिति सर्जिकल इमरजेंसी जो है हो सकता है, इसीलिए हम लोग को अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत जो है डॉक्टर से कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ प्रेग्नेंट वुमन at 12 weeks of gestation presents with severe nausea, vomiting and high beta HCG levels. What is the most likely diagnosis? 12 सप्ताह की गर्भवती महिला को अत्यधिक उल्टी और उच्च बीटा HCG स्तर की शिकायत है। सबसे संभावित निदान क्या है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिस्ड एबॉर्शन, मोलर प्रेगनेंसी और थ्रेटेंड एबॉर्शन। तो ये हमारा अगर 12 सप्ताह की गर्भवती महिला है और उसको जब से ज़्यादा ये हो रहा है, उल्टी हो रही है और उच्च बीटा एचसीजी है, तो ये किससे सबसे इसका संभावित निदान क्या है हमारा, तो वो है हमारा मोलर प्रेगनेंसी। ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो ट्राउफोब्लास्ट टिश्यू की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, तो बीटा एचसीजी का लेवल जो है बढ़ जाता है। इससे क्या होगा, तो इससे ज़्यादातर वॉमिटिंग होगा, गर्भाशय सामान्य से ज़्यादा बड़ा होगा और कभी कभी प्री एक्लैम्सिया जैसे लक्षण भी दिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कर्स इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर ओवरियन कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सा मार्कर डिम्ब ग्रंथि कैंसर के लिए सबसे विशिष्ट है? AFP, CEA, CA-125 और HCG। तो हमारा कौन सा मार्कर जो है मार्कर डिम्ब ग्रंथि कैंसर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट स्पेसिफिक है, तो वो है हमारा CA-125। CA-125 क्या होता है, तो एक ग्लाइकोप्रोटीन मार्कर है जो कि स्पेसिफिकली एपिथेलियल ओवरी कैंसर्स में बढ़ता है। ठीक है, हालांकि यह अन्य स्थितियों में भी बढ़ सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर ओवरियन मैलिग्नेंसी का सबसे ज़्यादा विशिष्ट जो है साइन माना जाता है। ठीक है, विशेषकर पोस्ट मेनोपॉज वाली महिलाओं में ये देखने को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अ वुमेन ऑन tamoxifen therapy for breast cancer is at increased risk of which gynecological malignancy? ब्रेस्ट कैंसर के लिए टेमोक्सीफेन लेने वाली महिला को किस स्त्री रोग कैंसर का अधिक खतरा होता है? सर्वाइकल कैंसर, ओवरिन कैंसर, वल्वर कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर। तो टेमोक्सीफेन क्या है, तो टेमोक्सीफेन एक सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, जो कि ब्रेस्ट टिश्यू में एंटी एस्ट्रोजन की तरह काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, तो यूस्ट्रस पर एस्ट्रोजन जैसा प्रभाव डालता है, जिससे कि क्या होगा, तो इससे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे कौन सा खतरा बढ़ता है, तो एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसे का हाइपरप्लेसिया भी कहते हैं, एंडोमेट्रियल और हाइपरप्लेसिया भी। ठीक है, इसका खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर सस्पेक्टेड एंडोमेट्रियोसिस? संभावित एंडोमेट्रियोसिस के लिए जांच की पहली पसंद क्या है? अल्ट्रासाउंड पेल्विस, CT स्कैन एब्डोमेन, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी। तो एंडोमेट्रियोसिस के डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ठीक है, इसकी पुष्टि के लिए इसको जो है गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें क्या होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स को देखा और बायोप्सी लिया जा सकता है, इसलिए हम लोग डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी से जो है एंडोमेट्रियोसिस की पुष्टि करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन? निम्नलिखित में से सबसे प्रभावी दीर्घकालिक प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक क्या है? कॉपर टी, आईयूडी, डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, लीवोनॉर्जेस्ट्रल रिलीजिंग इंट्रायूट्रिन सिस्टम, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स।
तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा एक दीर्घकालिक गर्भ निरोधक कौन सा है, तो वो है हमारा LNG IUS। ठीक है, ये क्या है, तो ये बहुत लंबे समय तक का लेने वाला जो गर्भ निरोधक है, जो कि 5 वर्षों तक क्या होता है, तो असरदार रहता है। यह क्या करता है, तो ये एंडोमेट्रियम को पतला करता है और ओव्यूलेशन को रोकता है, जिससे कि पेल्विक के म्यूकस को गाढ़ा करता है। इसकी पर्ल इंडेक्स कितनी होती है, तो इसकी पर्ल इंडेक्स 1 है, जो कि इसे अत्यंत जो है रिएक्टिव बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गायनेकोलॉजिकल कैंसर इन इंडिया। भारत में सबसे सामान्य स्त्री रोग कैंसर कौन सा है? ओवरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और वल्वर कैंसर। तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा देखने के लिए सबसे सामान्य स्त्री कैंसर हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो है सबसे नॉर्मल स्त्री कैंसर है, जो कि मुख्यतः किसके कारण होता है, तो HPV इन्फेक्शन के कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। इसकी हम लोगों को समय पर जाँच करनी चाहिए। जाँच कैसे करेंगे, तो पैप स्मीयर टेस्ट से और HPV वैक्सीनेशन से जो है जो भी मतलब मोर्टेलिटी रेट है उसमें भारी कमी जो है हम लोग ला सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें HPV वायरस का यूज़ करना है। HPV जो है वैक्सीनेशन हमेशा जो है इसका यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच हार्मोन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी इन अर्ली वीक्स। गर्भावस्था के आरंभिक सप्ताहों को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि गर्भावस्था का जो सबसे पहले चरण होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को अच्छे से अपना गर्भावस्था जो है अच्छे से कंटिन्यू करना है तो उस समय हमें कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या कहता है, तो एंडोमेट्रियम को स्थिर बनाए रखता है, ताकि जो फीटस का जो है इम्प्लामेंटेशन और ग्रोथ अच्छे से हो सके। यह हार्मोन शुरू से क्या होता है, तो यह हार्मोन शुरू में कॉर्पस ल्यूटम और बाद में प्लेसेंटा द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच कंडीशन प्रेजेंट्स विथ चॉकलेट सिस्ट इन द ओवरी। ओवरी में चॉकलेट सिस्ट किस स्थिति से संबंधित होती है? डर्मोइड सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, PCOS, कॉर्पस ल्यूटम सिस्ट। तो चॉकलेट सिस्ट जो है किससे जो है कौन से कंडीशन में जो है प्रेजेंट होती है, तो एंडोमेट्रियोसिस में। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, तो एंडोमेट्रियोसिस में जब एंडोमेट्रियल टिश्यू ओवरी में होता है तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में उसमें जो है ब्लड फिल होता है और समय के साथ यह सिस्ट जो है गाढ़े भूरे रंग का हो जाता है, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ यूट्रीन एनोमली इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ रिकरेंट मिसकैरेज। पुनरावृत्त गर्भपात में सबसे अधिक संबंधित गर्भाशय विकृति कौन सी है? सेप्टेड यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, यूनिकॉर्नुएट यूट्रस और आर्क्यूरेट यूट्रस। तो सेप्टेड यूट्रस में क्या मैंने तो आंसर ही बता दिया कि पुनरावृत्त गर्भपात में सबसे अधिक संभावित गर्भाशय विकृति कौन सी होती है, तो वो है हमारे सेप्टेड यूट्रस। सेप्टेड यूट्रस में क्या होता है, तो यूट्रस के भीतर एक फिब्रोस मिडलाइन सेप्टम होता है, जो कि फीटस के इम्प्लामेंटेशन और न्यूट्रिशन में जो है बाधा उत्पन्न कर देता है, जिससे कि बार बार गर्भपात हो सकता है। ठीक, इसका हम लोग निदान किससे करेंगे, तो इसका डायग्नोसिस हम लोग 3D अल्ट्रासाउंड या फिर हिस्टेरोस्कोपी से करते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सेप्टम यूट्रस किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, सब कुछ मतलब अच्छे से आप लोग जो है देख लीजिएगा। जो भी मैं बता रही हूँ आप लोग एक कॉपी लेके बैठिए और उसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम इन एन ओबिस वुमेन डिजायरिंग प्रेगनेंसी। गर्भधारण की इच्छा रखने वाली मोटी महिला में PCOS का प्रथम पंक्ति उपचार क्या है? क्लोमिफेन सिट्रेट, मेटफॉर्मिन,
गोनाडोट्रोपिन्स और ओसीपीएस। तो पीसीओएस में क्या होता है, तो पीसीओएस में ओव्यूलेशन नहीं होता है, ठीक है। तो पीसीओएस में ओव्यूलेशन नहीं होता है या फिर वो इरेगुलर होता है। तो हम लोग किससे जो है वो एक ओव्यूलेटिंग किससे जो है हम लोग अच्छे से जो है ओव्यूलेशन करवा सकते हैं, तो वो है हमारा क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट एक ऐसा दवा होता है जो कि ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग दवा होता है और ये सबसे अच्छा माना जाता है। मोटी महिलाओं में वज़न कम करना भी जो है सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करेगा। तो मोटी महिला को वज़न कम करने का निर्देश देंगे और क्लोमिफेन सिट्रेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज़ द यूट्रस टिपिकली स्मॉलर देन नॉर्मल। निम्नलिखित में से किस स्थिति में गर्भाशय सामान्य से छोटा होता है। प्रेगनेंसी, फिब्रॉइड, एसेरमैन सिंड्रोम और एडिनोमायोसिस। तो किसमें जो है सबसे छोटा होता है यूट्रस नॉर्मल से, तो एसेरमैन सिंड्रोम में। एसेरमैन सिंड्रोम में एंडोमेट्रियम के जो भी लेयर्स होते हैं उनमें चिपकने का उनके बीच जो है चिपकने के कारण यूट्रस क्या होता है, तो यूट्रस को सिकुड़ जाता है और छोटा दिखाई देता है। यह अक्सर बार बार जो है डीएनसी के बाद होता है। डीएनसी को क्या कहते हैं, तो एबॉर्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ट्यूमर मार्कर फॉर कैरियोकार्सिनोमा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूमर मार्कर कोरियोकार्सिनोमा के लिए उपयोग किया जाता है। CA-125, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा एससीजी और LDH। तो कैरियोकार्सिनोमा क्या है, तो कैरियोकार्सिनोमा एक ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है जो कि किससे होता है, तो जो कि एससीजी नामक हार्मोन बीटा एससीजी नामक हार्मोन अत्यधिक मात्रा में सिक्रीट करता है, ठीक है। इसका स्तर रोग की गंभीरता और उपचार की प्रतिक्रिया को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कैरियोकार्सिनोमा क्या है, तो ये एक ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है जो कि एससीजी नामक हार्मोन सिक्रीट करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है। सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, वेजाइनल एट्रोपी, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो पोस्ट मेनोपॉज में क्या होता है, तो महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी के कारण जो वेजाइना और एंडोमेट्रियल क्या होते हैं, तो वो पतले हो जाते हैं जिससे कि हल्का जो है रक्तस्राव हो सकता है। हालांकि इससे क्या होता है, तो इससे कैंसर का कुछ भी खतरा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैंसर हो, लेकिन सबसे इसका आम कारण होता है वेजाइनल एट्रोपी, ठीक है। योनिसोस जो भी मतलब वेजाइना के अंदर अगर कुछ भी गंदा जो है रह जाता है तो वो जो है हैवी ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉज ब्लीडिंग का कारण, सबसे नॉर्मल कारण यही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस। निम्नलिखित में से एंडोमेट्रियोसिस का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रिन वॉल और यूरिनरी ब्लैडर। तो एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, तो एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है यूट्रस के बाहर पाया जाता है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में। तो इसका सबसे जो है नॉर्मल जो है प्लेस कहाँ होता है, तो ओवरी होता है, ठीक है। नॉर्मल प्लेस इसका ओवरी होता है जहाँ यह चॉकलेट सिस्ट बना सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। लड़कियों में यौवन की सबसे प्रारंभिक पहचान क्या होती है। मिनार्क, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एक्सिलरी हेयर और ग्रोथ स्पर्ट। तो मुझे लगता है ये सबको पता ही होगा कि लड़कियों में प्यूबर्टी की शुरुआत आमतौर पर किससे होती है, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट से, ठीक है। इसके बाद जो है प्यूबिक हेयर, ग्रोथ स्पॉट और अंत में जो है सबसे लास्ट में जो है मिनार्क आता है, ठीक है। मिनार्क क्या होता है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का सबसे पहली बार स्टार्ट होने को हम लोग मिनार्क कहते हैं और उसको जो है लास्ट ब्लीडिंग को जो भी मतलब ख़त्म होता है तो उसे हम लोग मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ओव्यूलेशन इंडक्शन इन इनफर्टिलिटी। बांझपन में ओव्यूलेशन प्रेरण के लिए सबसे सामान्य रूप से प्रयुक्त दवा कौन सी है। लेट्रोजोल, क्लोमिफेन सिट्रेट, FSH इंजेक्शंस,
GnRH एगोनिस्ट्स। तो हम लोग को किससे जो है हम लोग जो है ओव्यूलेशन जो है ओव्यूलेशन इंडक्शन जो है इन ओव्यूलेशन को जो है हम लोग प्रेरण कर सकते हैं इनफर्टिलिटी। कौन से ड्रग का हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं इसके लिए? तो हम लोग यूज़ करते हैं क्लोमिफेन सिट्रेट। ऊपर ही मैंने बताया था क्लोमिफेन सिट्रेट क्या करता है, तो क्लोमिफेन सिट्रेट हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट डालता है जिससे कि FSH और LH का सिक्रेशन बढ़ता है और ओव्यूलेशन को यह प्रेरित करता है। यह सबसे पहला जो है सबसे पहला दवा रिकमेंड किया जाता है इसके लिए। यह ओव्यूलेशन को जो है प्रेरित करता है, यह ओव्यूलेशन इंड्यूस करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान क्या है? ओवरी, सर्विक्स, एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब और इस्थमस। ये भी क्वेश्चन हमने ऊपर ही देखा था। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य साइट कौन सा है? तो एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब। 90% लगभग जो है यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। इनमें से सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है क्योंकि यहीं पर जो है फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है। तो इसीलिए एम्पुला और फेलोपियन ट्यूब में एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये कॉमन साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त गर्भनिरोधक गोलियों के लिए पूर्ण निषेध है? एज एबव 40 ईयर्स, माइग्रेन विथआउट ऑरा, हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस और नल्लीपैरिटी। तो CPS में होता क्या है? तो इसमें एस्ट्रोजन होता है जो कि क्या करता है, तो जो कि खून के थक्के के खतरे को बढ़ाता है। थ्रोम्बोसिस, जो खून के थक्के को क्या कहते हैं? तो थ्रोम्बोसिस, इसके खतरे को वो बढ़ाता है। तो अगर क्या बोलते हैं, अगर DVT है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो इस स्थिति में हम लोग इसे नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का अगर हिस्ट्री है तो इसे हम लोग कम्प्लीटली जो है नहीं देंगे क्योंकि ये क्या करेगा? तो खून के खतरे को बढ़ा देगा। और ऐसा करने से अगर हम लोग जो है इसका डीप वेन थ्रोम्बोसिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म के हिस्ट्री जानते हुए और हम लोग अगर इस दवा को दे रहे हैं तो ये कम्प्लीटली जो क्या करेगा? तो पेशेंट के जान पे खतरा बनाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर CIN थर्ड सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लासिया ग्रेड थर्ड। CIN थर्ड के लिए उपचार की पहली पसंद क्या है? क्रायोथेरेपी, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, हिस्टेरेक्टोमी और ऑब्जर्वेशन। तो CIN थर्ड क्या होता है? तो ये एक हाई ग्रेड लीजन है, ठीक है, जिसमें कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका हम लोग किसके द्वारा जो है कर सकते हैं? इसको हम लोग किसके द्वारा जो है हम लोग इसका उपचार कर सकते हैं? तो लीप के थ्रू, लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर के थ्रू। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? तो जो भी मतलब एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको हटाया जाता है और यह फिर जो है प्रजनन क्षमता को भी बनाए रखता है। इसलिए ये जो है ट्रीटमेंट का सबसे पहला पसंद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग ट्यूबल पेटेंसी इन इनफर्टिलिटी। बांझपन में ट्यूबल खुलापन जांचने के लिए सबसे उपयुक्त जांच कौन सी है? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, हिस्टेरोसैल्पिनोग्राफी, लैप्रोस्कोपी विथ क्रोमोपर्ट्यूबेशन, MRI पेल्विस। तो सबसे ज़्यादा सामान्य क्या होता है? तो ट्यूब खुली है या नहीं यह देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो लैप्रोस्कोपी विथ क्रोमोपर्ट्यूबेशन का। ठीक है। इसके दौरान क्या होता है? तो इसके दौरान डाई डाल करके ट्यूब से जो है वो ट्यूब से उसके निकलने का देखा जाता है। इसे हम लोग क्रोमोपर्ट्यूबेशन कहते हैं और यह सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया आफ्टर प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के बाद द्वितीयक एमेनोरिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? PCOS, प्रीमैच्योर ओवरियन फेलियर, सिहान्स सिंड्रोम,
एसरमन सिंड्रोम। तो गर्भावस्था के बाद क्या होता है, तो गर्भावस्था के बाद अगर हम लोग डीएनसी किया गया है, ठीक है, एबॉर्शन किया गया है, तो एंडोमेट्रियम क्या होता है, तो एंडोमेट्रियम क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो जो जिसके कारण वो अंदर चिपकने लगता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक सकता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग एसरमन सिंड्रोम कहते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया का सबसे सामान्य कारण है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द अर्लीस्ट डिटेक्टेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में गर्भावस्था का सबसे प्रारंभिक पता चलने वाला संकेत क्या है? योल्क सैक, गेस्टेशनल सैक, फीटल पोल और कार्डियक एक्टिविटी। तो हम लोग किसे जो है डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली साइन में प्रेगनेंसी को अल्ट्रासाउंड में? तो टीवीएस, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में क्या होता है, तो गर्भावस्था का सबसे पहले दिखने वाला साइन होता है, ठीक है। सबसे पहले दिखने वाला साइन कौन सा होता है, तो गेस्टेशनल सैक होता है, ठीक है, जो कि लगभग 4.5 से 5 सप्ताह में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटरी फेज ऑफ एंडोमेट्रियल साइकिल। एंडोमेट्रियल चक्र के सिक्रेटरी फेज के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच। तो ओव्यूलेशन के बाद होता क्या है, तो ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटम से क्या सिक्रीट होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो है सिक्रीट होता है, जो कि एंडोमेट्रियम को सेक्रेटरी फेज में डालता है, ताकि जो है फीटस का इम्प्लीमेंटेशन हो सके, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म इन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन। प्रजनन आयु की महिलाओं में हिर्सुटिज्म क्या होता है, तो पुरुष जैसे बाल आना का सबसे सामान्य कारण क्या है? कुशिंग्स सिंड्रोम, पीसीओएस, कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर। तो इसमें सबसे सामान्य कारण इसका क्या होता है हमारा हिर्सुटिज्म का, तो वो है पीसीओएस, ठीक है। पीसीओएस में क्या होता है, तो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिससे कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इसके कारण चेहरे, छाती, वो फिर पेट या पेट पे क्या होता है, तो बाल आ सकते हैं। तो इस सबसे आम कारण हमारा क्या है, तो पीसीओएस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग इन एडोलेसेंट्स। किशोरियों में असामान्य गर्भाशयी रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? फिब्रॉइड, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, एंडोमेट्रियल कैंसर और एडिनोमायोसिस। तो एडोलेसेंट्स में क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस पूरी तरह से जो है मैच्योर नहीं होता, जिससे कि ओव्यूलेशन इरेगुलर होता है और जो है इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसका हमारा क्या है सबसे आम कारण, तो वो है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच वैक्सीन हेल्प्स प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर। कौन सा टीका सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम में सहायक है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन और डीपीटी वैक्सीन। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस विशेषकर किस में होता है, तो विशेषकर जो है इसका टाइप 16 और 18, ठीक। तो सर्वाइकल कैंसर का कौन सा है, तो सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण होता है। इसको हम लोग किससे जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एचपीवी वैक्सीन के थ्रू। इसके बचाव के लिए हम लोग गार्डासिल या फिर सर्वारिक्स नामक टीपीए लेते हैं, एचपीवी वैक्सीन जो कि है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच गायनेकोलॉजिकल कैंसर स्प्रेड्स मोस्ट कॉमनली विया लिम्फैटिक्स। कौन सा स्त्री रोग संबंधी कैंसर सामान्यतः लिम्फ नलिकाओं के माध्यम से फैलता है? सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवरियन कैंसर और वेजाइनल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर प्रायः कैसा है, तो लिम्फैटिक प्रणाली के माध्यम से फैलता है, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या है, तो सर्वाइकल कैंसर जो कि लिम्फैटिक प्रणाली के माध्यम से फैलता है, सबसे ज़्यादा तो पैरावेसिकल और पैराटेकल नोड्स में, ठीक है। इसके फैलने का क्रम जो है बहुत ही अनुमानित होता है, किसका, तो सर्वाइकल कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आईयूडी। कॉपर आईयूडी की क्रियाविधि क्या है? प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन,
alters cervical mucus, inhibits the sperm motility and fertilization, prevents inflammation। तो कॉपर आयोडी क्या करता है, तो कॉपर आयोडी यूट्रस में सूजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सूजन उत्पन्न करता है, जो कि स्पर्म के लिए क्या होता है, तो स्पर्म के लिए विषैला होता है। यह उनकी क्या स्पर्म की गति और उसके फर्टिलाइजेशन की क्षमता को बाधित करता है, ठीक है, जिससे कि गर्भ नहीं ठहरता। तो ये क्या करता है, तो इनहिबिट्स स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन अ केस ऑफ सस्पेक्टेड एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। एंडोमेट्रियल कैंसर के संदेह की जांच की पहली पसंद क्या है? पेल्विक अल्ट्रासाउंड, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, MRI पेल्विस और पैप स्मीयर। तो एंडोमेट्रियल कैंसर की पुष्टि के लिए हम लोग सबसे उपयुक्त जांच कौन सी करते हैं, तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ठीक है, जिससे कि टिश्यू की पैथोलॉजी का जो है हम लोग अच्छे से देखा जा सकता है, उसका अच्छे से जो है विश्लेषण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ओवरियन ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ प्रेकोशियस प्यूबर्टी इन गर्ल्स। कौन सा डिम्ब ग्रंथि ट्यूमर लड़कियों में समय से पहले यौवन से जुड़ा होता है? सेरस सिटाडेनोमा, डिस्गर्मिनोमा, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर और एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर। तो कौन सा जो है प्रेकोशियस प्यूबर्टी से जुड़ा हुआ होता है, तो ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है, जिससे कि लड़कियों में जल्दी जो है यौवन शुरू हो सकता है। इसमें जो क्या होता है, तो इससे योनि स्राव, इससे जो है वेजाइनल सिक्रेशन और ब्रेस्ट ग्रोथ समय से पहले दिखाई देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ FSH इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मासिक धर्म चक्र में FSH का कार्य क्या है? स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन, मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटम, स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, काउजेस एंडोमेट्रियल शेडिंग। तो FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, तो ये प्रारंभिक फॉलिकुलर फेज में ग्रोइंग फॉलिकल्स को उत्तेजित करता है, ठीक है। स्टिमुलेट्स फॉलिकल ग्रोथ एंड एस्ट्रोजन प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। यह जो है फॉलिकल्स को उत्तेजित करता है और ये फॉलिकल्स क्या करते हैं, तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि यूट्रस की जो वॉल है वो मोटी होती है, ठीक है। तो ये FSH का काम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच कंडीशन इज़ अ स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सीन ऑन अल्ट्रासाउंड। किस स्थिति में अल्ट्रासाउंड में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखा जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिस्ड एबॉर्शन, कंप्लीट हाइएटिडिफॉर्म मोल, प्लासेंटा प्रीविया। तो किस में जो है हम लोग स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देख सकते हैं, तो हाइएटिडिफॉर्म मोल में, ठीक है। कंप्लीट हाइएटिडिफॉर्म मोल में क्या होता है, तो ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू असामान्य रूप से बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि अल्ट्रासाउंड में स्नो स्टॉर्म जैसी जो है जो इमेज है क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि फीटस नहीं दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रॉटरडैम क्राइटेरिया फॉर PCOS डायग्नोसिस। रॉटरडैम मानदंड में निम्नलिखित में से कौन सा PCOS निदान का घटक नहीं है? हाइपर एंड्रोजेनिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन USG, इंसुलिन रेसिस्टेंस, ओलिगो एनोव्यूलेशन। तो PCOS के लिए क्या होता है, तो PCOS के लिए रॉटरडैम क्राइटेरिया में 3 घटक हैं, ठीक है। रॉटरडैम क्राइटेरिया में कितने घटक हैं, तो 3। एक है हाइपर एंड्रोनिज्म, ओलिगो या एनोव्यूलेशन और अल्ट्रासाउंड पर पॉलीसिस्टिक ओवरी, ठीक। तो इनमें से 2 की उपस्थिति से क्या होता है, तो इनमें से 2 की उपस्थिति से डायग्नोसिस होता है, और जिसकी डायग्नोसिस का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो इंसुलिन रेसिस्टेंस, ठीक है। इंसुलिन रेसिस्टेंस आम है लेकिन इस डायग्नोसिस का हिस्सा नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्री इक्लैम्सिया। प्री इक्लैम्सिया के लिए प्रथम रेखा उपचार क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, स्टेरॉइड्स,
इमीडिएट डिलीवरी। तो प्री एक्लैम्सिया में क्या होता है, तो प्री एक्लैम्सिया में हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीन्यूरिया होता है। ठीक है, तो इसका इलाज हम लोग किससे करते हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट से। ठीक है, इसका इलाज हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट से करते हैं, जो कि हल्के से गंभीर तक के सीजर्स को रोकने में हेल्प करता है। सीजर्स क्या होता है, तो सीजर्स दौरे। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ प्राइमरी एमिनोरिया इन यंग गर्ल्स। किशोर लड़कियों में प्राथमिक एमिनोरिया का सबसे सामान्य कारण क्या है। टर्नर सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसके लिए हम लोगों का सबसे आम कारण क्या होता है प्राइमरी एमेनोरिया का, तो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या है, तो यह एक आनुवांशिक स्थिति है जिसमें कि एक्स क्रोमोसोम का पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से जो है क्या होता है, तो अभाव होता है। इस स्थिति में क्या होगा, तो गर्भाशय और जो भी अंडाशय है उसका विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोखिम कारक है। अर्ली मीनोपॉज, ओबेसिटी, ओरल कंट्रासेप्टिव यूज़ और मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो एंडोमेट्रियल कैंसर के लिए सबसे जोखिम कारक हमारा कौन सा है, तो वो है हमारा ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी में क्या होगा, तो मोटापा जो है एंडोमेट्रियल कैंसर का सबसे जोखिम कारक होता है। क्यों, क्योंकि ये अधिक जो है फैट का सेवन, अत्यधिक जो है फैट का सेवन ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ा देता है, जो कि एंडोमेट्रियम पर क्या होता है, तो असर डालता है और एक कैंसर का कारण बन सकता है। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मीनोपॉजल सिम्टम्स। मीनोपॉज के लक्षणों के लिए प्रथम रेखा उपचार क्या है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एसएसआरआईज, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, गेबापेंटिन, एक्सरसाइज एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। तो किससे जो है हम लोग मीनोपॉज के लक्षण का सबसे ज़्यादा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है हमारा मीनोपॉज का, तो वो है हमारा HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें मीनोपॉज के लक्षण जैसे कि क्या होते हैं, तो गर्मी के झोंके, रात को पसीना आना और मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है HRT, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा योनि संक्रमण का सबसे सामान्य प्रकार है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस, कैंडिडा इन्फेक्शन, ट्रिकोमोनियासिस, हेरपेस सिम्प्लेक्स। तो वेजाइनल इन्फेक्शन का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है, तो वो है हमारा कैंडिडा इन्फेक्शन। ठीक है, कैंडिडा इन्फेक्शन एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें कि खुजली, जलन और वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है, यह रोगजनक किसी भी समय अधिक संख्या में जो है बढ़ सकता है, तो इसको जल्दी से क्या होता है, तो जल्दी से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है अगर कैंडिडा इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ओवरियन ट्यूमर इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। प्रजनन आयु की महिलाओं में डिम्ब ग्रंथि का सबसे सामान्य ट्यूमर कौन सा है। सेरस सिस्टाडेनोमा, डर्मोइड सिस्ट, म्यूकिनस सिस्टाडेनोमा, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। तो जो है रिप्रोडक्टिव एज में जो है सबसे कॉमन ट्यूमर कौन सा देखने को मिलता है ओवरियन ट्यूमर वीमेंस में, तो वो है डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, डर्मोइड सिस्ट जो है सबसे नॉर्मल प्रकार का ट्यूमर होता है, सबसे आम, जिसमें कि बाल, दांत और कभी कभी हड्डी जैसे पदार्थ में भी ये पाया जा सकता है। यह अक्सर कैसा होता है, यह अक्सर जो है असंवेदनशील होता है, जो कि जिसको हम लोग जो है असंवेदनशील, जिसको मतलब इसका कोई भी साइन सिम्टम होता नहीं है। ठीक है, पर जो है ये जब ज़्यादा हो जाता है तब हमें पता लगना स्टार्ट होता है डर्मोइड सिस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की चिकित्सा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपचार किया जाता है। मिथोट्रेक्सेट, माइफप्रिस्टोन,
DNC डायलेशन क्यूरेटिव और मीजोप्रोस्टोल। तो मेथोट्रेक्सेट एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए क्या है, तो सचिकित्सा के रूप में यूज़ किया जाता है। कौन, तो मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, जो कि क्या करता है, तो जो कि फीटस को नष्ट करने में हेल्प करता है और इसको सर्जरी की आवश्यकता को टाल देता है, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो मेथोट्रेक्सेट दवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वीमेन विथ डायबिटीज़। मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है? प्री इक्लैम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, पॉलीहाइड्रामेनियोस, मैक्रोसोमिया। तो डायबिटीज़ से जो भी अफेक्टेड वीमेंस होती हैं उनमें जो है गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य जटिलता क्या होती है, तो मैक्रोसोमिया, ठीक है। मैक्रोसोमिया में क्या होता है, तो बच्चे का वजन सामान्य से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यह फीटस के लिए जन्म के समय समस्या उत्पन्न कर सकता है, ठीक। अगर उसका वजन ज़्यादा होगा तो जो है नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत होगा, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच हार्मोन इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। महिला द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, FSH। तो सबसे जो भी मतलब वीमेन है, वीमेन के अंदर जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका जो है जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है, तो ईस्ट्रोजन, ठीक है। ईस्ट्रोजन के कारण ही ऐसा होता है, जैसे कि जो है ब्रेस्ट ग्रोथ, शरीर में जो है चिकनी त्वचा और शारीरिक संरचना में ग्रोथ, तो ये मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन होता है, तो ईस्ट्रोजन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, तो महिलाओं में जो है सेक्सुअल ग्रोथ और मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है कंट्रोल करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ स्टेप लैडर अपीयरेंस ऑन अल्ट्रासाउंड। किस स्थिति में अल्ट्रासाउंड पर स्टेप लैडर अपीयरेंस देखा जाता है? ओवरियन टॉर्सन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ट्यूबो ओवरियन एब्सेस, हाइएटिडिफॉर्म मोल। तो किसमें जो है हम लोग अल्ट्रासाउंड पर स्टेप लैडर अपीयरेंस दिखाई देता है, तो ट्यूबो ओवरियन एब्सेस में, ठीक है, जिसमें कि अव्यवस्थित जो भी मतलब फ्लूइड होते हैं और बारीक जो भी संरचनाएं होती हैं वो जो है स्टेप लैडर अपीयरेंस के रूप में दिखाई देती हैं। यह इन्फेक्शन के कारण होता है, जो कि आमतौर पर किसके इन्फेक्शन, तो जननांग पथ के संक्रमण। जननांग मतलब जो भी जो है हमारे जो जननांग जो भी मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उनके इन्फेक्शन से जो है ये जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन अ पोस्ट मेनोपॉजल वुमन व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ वेजाइनल एट्रोफी। रजोनिवृत्ति के बाद की महिला में योनि एट्रोफी का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? वेजाइनल ब्लीडिंग, डिस्पैरिनिया, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज और यूरिनरी इनकॉन्टिनेशन। तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है, तो ईस्ट्रोजन के लेवल में जो है गिरावट आती है, जिसके कारण क्या होता है, तो वेजाइना के जो वॉल है उसमें सूजन, शुष्कता और जो है पतलापन वो दिखाई देने लगता है। इस कारण क्या होता है, तो इस कारण डिस्पैरिनिया क्या होता है, तो पेनफुल इंटरकोर्स, जो कि मतलब डिस्पैरिनिया जो भी मतलब अगर यौन संबंध जो स्थापित करते समय दर्द होना, तो ये समस्या जो है उत्पन्न होने लगती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विरोधाभास है? हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, स्मोकिंग इन अ वुमेन ओवर 35 ईयर्स ओल्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो किस में जो है हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या होता है, तो इसमें जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे
कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स जो है हम लोग किस में यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, तो वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसलिए जो है हमारा राइट आंसर होगा। इन तीनों ही केसेस में अगर जो है इस तीनों ही केसेस में हम लोग जो है कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ नहीं करेंगे, उन महिलाओं में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सभी स्थितियाँ क्या करती हैं, तो ये सभी स्थितियाँ थ्रोम्बोसिस के लिए जोखिम को जो है बढ़ा देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम से जुड़ी मुख्य जटिलता क्या है? थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इडीमा, एक्यूट किडनी इंजरी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ओवरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम क्या होता है? तो एक ये गंभीर स्थिति होता है जिसमें कि ओवरी में अत्यधिक इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होगा? तो थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी इडीमा और तीव्र गुर्दे की चोट। ठीक है, एक्यूट किडनी इंजरी, यह आमतौर पर यह आमतौर पर आईवीएफ जो है उपचार के बाद होता है। ठीक है, आईवीएफ क्या होता है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार के बाद यह होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मेनोपॉजल थेरेपी, मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। रजोनिवृत्ति के बाद ऑस्टियोपोरोसिस के लिए प्रथम रेखा उपचार क्या है? कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स, बिसफॉस्फोनेट्स, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, पैराथायरॉयड हार्मोन थेरेपी। तो पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है हमारा? तो बिसफॉस्फोनेट्स। ठीक है, बिसफॉस्फोनेट्स जैसे कि एल्ट्रोनिक एसिड जो कि मेनोपॉज के बाद हड्डी को जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए जो है यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं? तो ये हड्डियों के रिसॉर्प्शन को रोकते हैं जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रगति रुकती है। ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? तो हड्डी की कमजोरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्लासिक साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक सामान्य लक्षण क्या है? एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड वेजाइनल ब्लीडिंग, इंक्रीज्ड फीटल मूवमेंट, पॉजिटिव यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, नौसिया एंड वॉमिटिंग। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है? तो पेट में ऐंठन और योनि से जो है हल्का रक्तस्राव। ठीक, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एंड वेजाइनल ब्लीडिंग जो है देखने को मिलता है। ये क्या करता है? तो यह जो भी गर्भस्थ फीटस होता है उसकी असामान्य स्थिति को दर्शाता है, जो कि क्या करता है? तो जो कि यूट्रस के बाहर बढ़ रहा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोखिम कारक है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, स्मोकिंग, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि तो जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, धूम्रपान और कई यौन संपर्क जो है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ये सभी जो है जो हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये सभी तत्व क्या करते हैं? तो सर्वाइकल का जो है सर्वाइकल जो यूट्रस सर्विक्स है उसके जो सेल्स है उनको जो है अफेक्ट कर सकता है, जिससे कि कैंसर का खतरा बढ़ता है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरी। कौन सा हार्मोन अंडाशय में फॉलिकल के परिपक्व होने के लिए जिम्मेदार है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन। तो कौन सा हार्मोन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मैच्योरेशन के लिए फॉलिकल्स का? तो वो है हमारा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये ओवरी जो है ओवरी में फॉलिकल के ग्रोथ और मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन ओवरी में एक जो है एग को मैच्योर होने के लिए जो है उत्तेजित करता है, जो बाद में ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवरियन ट्यूमर इन वीमेन एज 20 to 30। 20 से 30 वर्ष की महिलाओं में डिंब ग्रंथि का सबसे सामान्य प्रकार का ट्यूमर कौन सा है?
जर्म सेल ट्यूमर, सेरस सिटाडेनोमा, म्यूकिनस सिटाडेनोमा, ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर। तो कौन सा जो है हम लोग का सबसे कॉमन ट्यूमर होता है 20 से 30 वर्ष में? तो जर्म सेल ट्यूमर जो है मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, जो कि डिम्ब ग्रंथि का सबसे सामान्य प्रकार का ट्यूमर होता है। ये ट्यूमर क्या होता है? तो ये ट्यूमर एक सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि आमतौर पर इनमें ब्लीडिंग या फिर जो है सूजन का खतरा देखा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ पॉलीहाइड्रामिनियोस। पॉलीहाइड्रामिनियोस का मुख्य कारण क्या है? मल्टीपल प्रेगनेंसीज, फीटल एनोमलीज, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन। तो पॉलीहाइड्रामिनियोस का मेन कारण क्या होता है? तो भ्रूण संबंधी विकृतियाँ, फीटल एनोमलीज, ठीक है, जैसे कि पाचन तंत्र के दोष या फिर तंत्रिका तंतु दोष। तो इन स्थितियों में क्या होता है? तो भ्रूण सामान्य रूप से एमनियोटिक फ्लूइड को जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे कि फ्लूइड का क्या होता है? तो फ्लूइड का संचय हो जाता है। तो इससे हमें लोग क्या कहते हैं? तो पॉलीहाइड्रामिनियोस कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। प्रजनन आयु की महिलाओं में असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? एंडोमेट्रियल कैंसर, यूट्रिन फिब्रोइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम और एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। तो यूट्रस में जो फिब्रोइड्स प्रजनन आयु की महिलाओं में क्या होता है? तो यूट्रेन में जो यूट्रेन फिब्रोइड्स होते हैं वो प्रजनन आयु की महिलाओं में असामान्य रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण होते हैं। ठीक है, यह क्या करते हैं? यह ट्यूमर्स जो है यूट्रस की दीवार में विकसित होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है हेवी ब्लीडिंग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a contraindications for the use of इंट्रायूट्रिन डिवाइस। इंट्रायूट्रिन डिवाइस के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विरोधाभास है? हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यूट्रिन फिब्रोइड्स, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ऑल ऑफ द एबव। तो किसमें जो है आईयूडी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? तो पीआईडी में। ठीक है, अगर जो है महिला को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो इसमें जो है आईयूडी का उपयोग नहीं किया जाना। क्यों? क्योंकि इससे जो है इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और स्थिति जो है और ख़राब हो सकती है। ठीक है, वो अंदर जाके फंस सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए जो है इंट्रायूट्राइन डिवाइस का यूज़ नहीं करते हैं ऐसे में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्तन कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? डक्टल कार्सिनोमा इन सीतु, इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा और मेडुलरी कार्सिनोमा। तो किसमें जो है ब्रेस्ट कैंसर का कौन सा जो है सबसे सामान्य प्रकार है? तो वो है हमारा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। ठीक है, ये जो है ब्रेस्ट कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार होता है, जो कि ब्रेस्ट के जो भी मतलब मिल्क जो ट्यूब्स होते हैं, मिल्क ट्यूब्स से उत्पन्न होता है और आसपास के टिश्यू में फैल जाता है। ठीक है, यह अधिकतर किस में देखने को मिलता है? तो फीमेल्स में। ठीक है, जाहिर सी बात है ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड यूज्ड टू डायग्नोस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का निदान करने के लिए मुख्य विधि क्या है? अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, पेल्विक एग्जामिनेशन, लैप्रोस्कोपी। तो पीसीओएस का डायग्नोसिस मुख्य रूप से किसके थ्रू किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है किया जाता है, जिसमें कि ओवरी में कई छोटी सिस्ट दिखती है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है ब्लड टेस्ट और भी मतलब साइंस का जो है मूल्यांकन करके हम लोग जो है पीसीओएस का डायग्नोसिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटम। कॉर्पस ल्यूटम का मुख्य कार्य क्या है? टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन, टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन, टू मैच्योर द ओवम। तो कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है? तो कॉर्पस ल्यूटम वो होता है जो कि ओवरी में ओव्यूलेशन के बाद बनता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये क्या करता है? तो ये प्रोजेस्टेरॉन का जो है प्रोडक्शन करता है। यह हार्मोन क्या करता है? तो फिर गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में जो यूट्रस का जो परत है उसको स्थिर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कौन सा हार्मोन? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस गर्भाशय के अंदर के टिश्यू का बाहर बढ़ना की एक जटिलता कौन सी है? इनफर्टिलिटी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्रॉनिक पेल्विक पेन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में जो है यूट्रस के अस्तर का सामान्य रूप से बढ़ना होता है, जो कि कई जटिलताएं जो है पैदा करती है, जैसे कि बांझपन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और दीर्घकालिक जो है पेल्विक पेन। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड। विश्व भर में सबसे सामान्य यौन संक्रमित रोग कौन सा है? क्लामिडिया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, गोनोरिया और हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। तो सबसे ज़्यादा जो है दुनिया भर में जो फैलने वाला एसटीआई कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, जो कि दुनिया भर में सबसे सामान्य एसटीआई रोग है। यह वायरस क्या है? तो यह वायरस जो है बहुत सारे प्रकार का होता है, जो और कुछ प्रकार जो है यूट्रस और कुछ प्रकार क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर के कारण बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सीवियर प्री इक्लैम्सिया। गंभीर प्री इक्लैम्सिया का प्रथम रेखा उपचार क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, बेड रेस्ट, डाईयूरेटिक्स। तो अगर गंभीर प्रीक्लैम्सिया है तो इसके इलाज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? तो ये सीजर्स को रोकने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए जो है अन्य दवाइयाँ भी हम लोग देते हैं। ये मैग्नीशियम सल्फेट सिर्फ दौरे को रोक देता है। ठीक है, जो कि गंभीर हालत को बिगड़ने से रोकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ओलिगोहाइड्रामनियोस। ओलिगोहाइड्रामनियोस के साथ सबसे सामान्य स्थिति कौन सी है? फीटल रेनल एबनॉर्मेलिटीज, गेस्टेशनल डायबिटीज़, मल्टीपल प्रेगनेंसीज और फीटल हाइड्रॉप्स। तो ओलिगोहाइड्रोमोनिसिस का मेन कारण क्या होता है? तो भ्रूण का जो गुर्दे है उसमें असामान्यता होती है। ठीक है, फीटल रेनल एबनॉर्मेलिटीज़ जो है उसमें होती हैं, जैसे कि पॉलीहाइनोफ्राइटिस हो गया या फिर अन्य किडनी के जो है विकार। यह स्थिति क्या करता है? तो यह स्थिति एमनियोटिक फ्लूइड के एब्जॉर्प्शन और उसके प्रोडक्शन में जो है बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मीनोपॉज। रजोनिवृत्ति का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? हॉट फ्लैशेस, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, वेजाइनल ड्राइनेस, मूड स्विंग्स। तो मेनोपॉज का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो हॉट फ्लैशेस। ठीक है, गर्मी की लहरें, जिनमें कि शरीर में अचानक गर्मी का एहसास होता है और पसीना आने लगता है। तो यह क्या है? तो यह ईस्ट्रोजन के लेवल में गिरावट का कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमिनोरिया। द्वितीयक एमिनोरिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्रेगनेंसी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म और स्ट्रेस। तो सेकेंडरी एमिनोरिया का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो सबसे सामान्य कारण है प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी, जब महिला एक प्रेग्नेंट होती है तो उसका मासिक धर्म जो है टेम्पोरेरली रुक जाता है। इसके अलावा पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म और स्ट्रेस भी जो है इसका कारण हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर। प्रसव की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है? पोस्टपार्टम हेमरेज, शोल्डर डिस्टोसिया, यूट्रिन रप्चर, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो डिलीवरी का जो है एक सामान्य कॉम्प्लिकेशन हमारा क्या है? तो वो है हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज, जो कि बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, जिसमें कि यूट्रस से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। ठीक है, यह जो है लाइफ पे भी जो है खतरा डाल सकता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द जो है डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लीडिंग होता है तो माता का जो है मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन। महिलाओं में बांझपन का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। तो महिलाओं में जो है इनफर्टिलिटी का सबसे सामान्य कारण कौन सा होता है? तो सबसे सामान्य कारण होता है ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, कौन सा? तो ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है? तो इसमें ओवरी का प्रोडक्शन या फिर उसको जो है रिलीज़ होने में जो है समस्या होती है, जिससे कि जो है गर्भ धारण करने में कठिनाई होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ फिब्रियोइड्स इन वुमेन। महिलाओं में फिब्रियोइड्स का सबसे सामान्य रूप क्या होता है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी, यूरिनरी रिटेंशन। तो फिब्रियोइड्स का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग विशेषकर कब? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो है ज़्यादातर ब्लीडिंग होता है। कभी कभी यह गंभीर रूप से जो है भारी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का कारण भी बन जाता है। ठीक है, कौन? तो फिब्रियोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज इन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। प्रजनन आयु के महिलाओं में योनि स्राव का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? कैंडिडियासिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, ट्राइकोमोनियासिस, क्लाइमीडिया इन्फेक्शन। तो प्रजनन आयु में महिलाओं में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसका सबसे सामान्य कारण क्या है? तो कैंडिडियासिस। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक फंगल इन्फेक्शन है जिसमें कि आमतौर पर जो है वेजाइनल एरिया में खुजली, जलन और जो है वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी। गर्भावस्था में बिना जटिलता वाले मूत्रपथ इन्फेक्शन के लिए उपचार कौन सा है? नाइट्रोफुरांटोनी, ट्राइमेथोप्रिम, सिप्रोफ्लॉक्सिन, एमॉक्सिसिलिन। तो गर्भावस्था में प्रेगनेंसी के दौरान बिना जटिलता वाला मूत्रपंख जो इन्फेक्शन है उसके लिए कौन सा सबसे सुरक्षित और प्रभावी ट्रीटमेंट होता है हमारा? तो वो है हमारा एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, एमॉक्सिसिलिन ये क्या करता है? तो ये भी जो यूरिनरी जो ट्रैक्ट होता है, ठीक, उसमें बैक्टीरिया को ख़त्म करने में हेल्प करता है और प्रेगनेंसी वाली महिलाओं के लिए जो है यह सुरक्षित होता है एमॉक्सिसिलिन का सेवन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवरियन सिस्ट इन वीमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। प्रजनन आयु की महिलाओं में डिम्ब ग्रंथि की सबसे सामान्य प्रकार की सिस्ट कौन सी है? फॉलिक्यूलर सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा, डर्मोइड सिस्ट और ल्यूटियल सिस्ट। तो जो रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाएं हैं उसमें जो है सबसे नॉर्मल सिस्ट कौन सा है? तो वो है हमारा फॉलिक्यूलर सिस्ट। ठीक है, ये सिस्ट कब बनता है? तो जब ओवरी का फॉलिक्यूलर सामान्य रूप से ओवरी को छोड़ने के बजाय बढ़ जाता है तो ये फॉलिक्यूलर सिस्ट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बनना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर। गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए कौन सा जोखिम कारक है? स्मोकिंग, HPV इन्फेक्शन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ऑल ऑफ द एबव। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि What is the recommended age for the first pap smear screening for cervical cancer in women? महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लिए पहली पॉप स्मीयर स्क्रीनिंग की अनुशंसित आयु क्या है? 18 ईयर्स, 21 साल, 25 साल और 30 साल। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो है पॉप स्मीयर की पहली स्क्रीनिंग कब शुरू करनी चाहिए? तो 21 ईयर्स पे। ठीक है, यह मतलब यह अनुशंसा किया जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनको 21 साल की उम्र से हर 3 साल में जो है पॉप स्मीयर कराना चाहिए ताकि जो है सर्वाइकल कैंसर का जो है पता चल सके। अगर सर्वाइकल कैंसर जो है अर्ली एज पे पता चल जाता है तो उसे अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, वरना बाद में फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ एबनॉर्मल यूट्रिन ब्लीडिंग इन पेरीमेनोपॉजल वुमेन। पेरीमेनोपॉजल
जो कि रजोनिवृत्ति से पहले महिलाओं में असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, यूट्रिन फिब्रॉइड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियल कैंसर। तो पेरीमेनोपॉजल फीमेल्स में क्या होता है, तो असामान्य ब्लीडिंग का सबसे जो सामान्य कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि मेनोपॉज जो कि क्या करते हैं, तो जो कि मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में जो है उतार चढ़ाव के कारण यह ब्लीडिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेन। पुरुषों में बांझपन का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? वेरिकोसेल, लो स्पर्म काउंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इन्फेक्शंस। तो पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी होता है उसका सबसे सामान्य कारण कौन सा है, तो लो स्पर्म काउंट। ये मुझे लगता है सबको लगभग पता ही होगा कि अगर स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है तो यह गर्भ धारण की संभावना को बहुत कम कर देता है। ठीक है, क्योंकि अगर स्पर्म काउंट कम है तो फिर वो ओवरी में जाएगा कैसे, क्योंकि बहुत आप लोगों को पता ही होगा जो प्रोसेस है कि ओवरी से जाके स्पर्म मिलता है तो जो सबसे ताकतवर होता है वही मिलता है। तो अगर स्पर्म काउंट ही कम होगा तो फिर वो कैसे जाके वहाँ पर मिलेगा, तो मिलेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित बांझपन का प्रथम रेखा उपचार क्या है? लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पेन मैनेजमेंट। तो एंडोमेट्रियोसिस से जो बांझपन रिलेटेड होता है तो उसका सबसे पहला उपचार क्या है, तो वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें कि एंडोमेट्रियल टिश्यू को हटाया जाता है ताकि जो है गर्भधारण की संभावना बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का सबसे सामान्य लक्षण कौन सा है? फीवर, लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल डिस्चार्ज और पेनफुल इंटरकोर्स। तो अगर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है तो इसका सबसे सामान्य साइन कौन सा है, तो वो है लोअर एब्डोमिनल पेन। यह इन्फेक्शन के कारण होता है जो कि आमतौर पर यौन संचारित इन्फेक्शंस का कारण होता है। ठीक है, के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन फॉर अ सिजेरियन सेक्शन। सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे सामान्य संकेत क्या है? फीटल डिस्ट्रेस, मैटरनल रिक्वेस्ट, मैल प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो अगर सिजेरियन सेक्शन का है, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस है तो उसका साइन क्या है हमारा, तो फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, भ्रूण का संकट, जब भ्रूण के जो फीटस है उसके दिल की धड़कन में असामान्यता देखा जाए या फिर कोई संकट हो तो उस समय सुरक्षित जन्म के लिए जो है हम लोग सिजेरियन सेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बिना जटिलता वाले बैक्टीरियल वेजिनोसिस के उपचार का क्या विकल्प है? मेट्रोनिडाजोल, क्लिंडामाइसिन, फ्लुकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन। तो जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, यह क्या करता है, तो ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है और इसे आमतौर पर 7 दिनों तक जो है दिया जाता है कम्प्लीटली जो है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन ओवर 40। 40 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग की अनुशंसित विधि क्या है? मैमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, MRI, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो 40 वर्ष से अगर ऊपर की महिला है और उसका हमें जो है अच्छे से जो है ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो मैमोग्राम। ठीक है, मैमोग्राम जो कि ब्रेस्ट कैंसर के शीघ्र पता लगाने में हेल्प करता है और यह एक एक्सरे एग्जामिनेशन होता है जो कि ब्रेस्ट के टिश्यूज़ की जो है एग्जामिन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ओरल कंट्रासेप्टिव्स के सामान्य दुष्प्रभावों में से कौन सा है? वेट लॉस, नौसिया, इंक्रीज लिबिडो,
सीवियर हेडेक। तो ओरल कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उनका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो नौसिया। ठीक है, नौसिया, जो कि यह एक प्रारंभिक दिनों में अक्सर देखा जाता है, लेकिन आमतौर पर कुछ समय बाद यह अपने आप ही ठीक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? एंडोमेट्रियल एट्रोफी, एंडोमेट्रियल कैंसर, हार्मोनल थेरेपी और पॉलिप्स। तो मेनोपॉज के बाद क्या होता है? तो ब्लीडिंग का सबसे सामान्य कारण जो होता है वो होता है पॉलिप्स। ठीक है, पॉलिप्स जो कि यूट्रस के स्तर में जो है ग्रो होते हैं, और इन्हें पॉलिप्स का जो है ट्रीटमेंट सामान्यतः सर्जरी या फिर दवाओं से किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कौन सा जोखिम कारक है? प्रीवियस पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, स्मोकिंग, यूज़ ऑफ इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, ऑल ऑफ द एबव। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर ही किया था, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? तो ऑल ऑफ द एबव। ये सभी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जोखिम कारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ मल्टीपल प्रेगनेंसी। एक से अधिक गर्भधारण की सामान्य जटिलता क्या है? हाइपरटेंशन, प्री टर्म लेबर, गेस्टेशनल डायबिटीज़, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑल ऑफ द एबव। अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज होता है, ठीक है, तो उस समय ब्लड प्रेशर, समय से पहले प्रसव और गर्भावधि डायबिटीज़ जैसी समस्याएं कारण बनती हैं। ठीक है, इन प्रेगनेंसीज में क्या होता है? तो भ्रूण का जो वजन है, फीटस का जो वजन है, कम होने की संभावना ज़्यादा होती है और माता को अधिक चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है ऐसे टाइप के प्रेगनेंसीज में। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का कौन सा लक्षण विशेष है? हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, लो एस्ट्रोजन लेवल्स और डिक्रीज्ड फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो पीसीओएस का कौन सा लक्षण सबसे विशेष है? तो वो है हमारा हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल। अगर हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो पीसीओएस का जो है सबसे ज़्यादा खतरा होता है इस टाइप के केसेस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इस क्लास का पीडीएफ होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।